complex language is used to word a certain policy document and it has given a rise to an ambiguity, how will it generally be construed? यानी कि अगर किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में किसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज किया गया, जटिल भाषा का यूज किया गया, जिसकी वजह से उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है, और उस संदेह जो उत्पन्न हो रहा है उसका लाभ किसे मिलना चाहिए? बीमा कंपनी को मिलना चाहिए या फिर उसका लाभ बीमा धारक को मिलना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ जी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली मैं केवल उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी लेना चाहते हैं और लाइफ इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी IC38 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब चूंकि मैं स्पेशली उनके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इसमें जो टॉपिक बताऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड IC38 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगा। इसलिए शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखें अगर इस वीडियो का आप लाभ लेना चाहते हैं, और अगर आप नहीं पूरा देखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए वीडियो बेकार है दोस्तों। अभी से आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में 3 डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट तरीके के डॉक्यूमेंट्स या तो कंपनी की तरफ से मांगे जा सकते हैं या फिर कंपनी की तरफ से जारी किए जा सकते हैं दोस्तों। इनमें से पहली स्टेज होती है प्री पॉलिसी स्टेज या प्रपोजल स्टेज दोस्तों। दूसरी स्टेज होती है पॉलिसी स्टेज दोस्तों। तीसरी स्टेज होती है पोस्ट पॉलिसी स्टेज दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी स्टेज से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को और उनसे रिलेटेड IC38 के परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉलिसी स्टेज के डॉक्यूमेंट्स को समझना, और हर डॉक्यूमेंट के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों हम लोग। पॉलिसी स्टेज का सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है फर्स्ट प्रीमियम रेसिट यानी FPR दोस्तों कंपनी का अंडरराइटर जैसे ही किसी प्रपोजर के रिस्क को एक्सेप्ट करता है तो कंपनी के साथ में उसका कॉन्ट्रैक्ट तुरंत शुरू हो जाता है, पर उसकी पॉलिसी छपने में और प्रपोजर तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। इस दौरान अगर लाइफ एश्योर्ड को कुछ हो गया तो फिर प्रपोजर के पास कुछ भी नहीं होगा जिससे वो साबित कर सके कि कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है और वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कंपनी के साथ में उसका। तो इसे साबित करने के लिए जैसे ही अंडरराइटर उसके रिस्क को एक्सेप्ट करता है उसी पल उसको एक रसीद जारी करके दी जाती है जिसे बोला जाता है FPR यानी फर्स्ट प्रीमियम रेसिट, जो इस बात का सबूत होती है कि कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है। यानी द FPR इज द एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। इस बात को रट लीजिए दोस्तों, FPR यानी फर्स्ट प्रीमियम रेसिट इस बात का सबूत है, इस बात का साक्ष्य है कि कंपनी के साथ कस्टमर का यानी प्रपोजर का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है। और ये FPR वैलिड भी तभी तक रहेगा जब तक कि पॉलिसी छप करके कस्टमर के पास नहीं पहुंच जाती है। यानी पॉलिसी होल्डर को FPR संभाल के रखने की आवश्यकता केवल तभी तक है जब तक कि उसको अपनी पॉलिसी मिल नहीं जाती दोस्तों, क्योंकि जो जानकारी इस FPR में लिखी हुई है उसकी वो सारी उसकी पॉलिसी में ऑलरेडी मेंशन होंगी। तो एक बार अगर पॉलिसी मिल गई पॉलिसी होल्डर को तो फिर FPR का वैल्यू खत्म हो जाता है दोस्तों। इस फर्स्ट प्रीमियम रेसिट में कस्टमर की पॉलिसी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है दोस्तों, जैसे लाइफ एश्योर्ड का नाम, उसका पता, उसकी पॉलिसी का नंबर, उसके द्वारा पे किए गए प्रीमियम का अमाउंट, मेथड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीमियम पेमेंट्स, यानी कि प्रीमियम नगद भरा जा रहा है कैश में या फिर चेक के माध्यम से या ECS के माध्यम से। दूसरी बात यह कि प्रीमियम भरने की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब प्रीमियम मंथली भरा जा रहा है या क्वार्टरली भरा जा रहा है या फिर ईयरली भरा जा रहा है, हाफ ईयरली भरा जा रहा है, कैसे भरा जा रहा है, ये सभी चीजें FPR में मेंशन होती है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ प्रीमियम पेमेंट, यानी कि अगला प्रीमियम भरने की तारीख क्या होगी। इसके अलावा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि किस डेट से कंपनी ने रिस्क को कवर किया है। डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या, यानी किस डेट पे पॉलिसी मैच्योर होगी। इसके अलावा डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट प्रीमियम, यानी अंतिम प्रीमियम पे जब किया गया था उस किस तारीख में पे किया गया था। और सम एश्योर्ड, यानी कि वो गारंटीड रकम जिसका कंपनी ने लाइफ एश्योर्ड की डेथ होने पर या मैच्योरिटी पर देने का वादा किया हुआ है। यानी चलिए दोस्तों, अब समय है IC38 एग्जाम में पूछे गए FPR से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज फर्स्ट प्रीमियम रेसिट सिग्निफाई, मींस फर्स्ट प्रीमियम रेसिट यानी FPR क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है फ्री लुक पीरियड हैज एंडेड, यानी कि FPR ये दर्शाता है कि फ्री लुक पीरियड समाप्त हो चुका है। दूसरा ऑप्शन है इट इज द एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन,
यानी कि एफपीआर इस बात का सबूत या साक्ष्य है कि कंपनी के साथ में पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है। तीसरा ऑप्शन है पॉलिसी कैन नॉट बी कैंसिल्ड नाउ, यानी कि पॉलिसी को अब कैंसिल नहीं किया जा सकता। एफपीआर ये दर्शा रहा है कि पॉलिसी को अब कैंसिल नहीं किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है पॉलिसी हैज एक्वायर्ड अ सर्टेन कैश वैल्यू, यानी एफपीआर इसलिए जारी किया जा रहा है कि ये बताने के लिए कि पॉलिसी ने एक निश्चित कैश वैल्यू को एक्वायर कर लिया है। अब चूंकि दोस्तों हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एफपीआर यानी फर्स्ट प्रीमियम रेसिप्ट इस चीज का एविडेंस होता है कि कंपनी के साथ में पॉलिसी होल्डर का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है, यानी कि इट इज द एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको जो आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन 2, इट इज द एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन, यानी कि ये इस बात का सबूत या साक्ष्य होता है एफपीआर कि पॉलिसी होल्डर का कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है which one of the following documents will be issued by insurance company on receipt of subsequent premiums after first premium, यानी कि फर्स्ट प्रीमियम के बाद आगे जब भी बीमा कंपनी को प्रीमियम प्राप्त होंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट बीमा कंपनी द्वारा इशू किया जाएगा। इसका पहला ऑप्शन है रिवाइवल प्रीमियम रेसिट, दूसरा ऑप्शन है रीस्टोरेशन प्रीमियम रेसिट, तीसरा ऑप्शन है रीइंस्टेटमेंट प्रीमियम रेसिट और चौथा ऑप्शन है रिन्यूअल प्रीमियम रेसिट। दोस्तों यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले प्रीमियम के बाद जब भी प्रीमियम मिलता है कंपनी को तो उस समय में कंपनी जो डॉक्यूमेंट जारी करती है उसको आरपीआर कहा जाता है। आरपीआर ये देखेंगे आप चारों के चारों ऑप्शन में सभी में आरपीआर ही मतलब निकल के आ रहा है, लेकिन उसका नाम आपको पूरा याद करना पड़ेगा। यानी कि पहले प्रीमियम के बाद जब भी प्रीमियम प्राप्त होगा कंपनी को तो कंपनी रिन्यूअल प्रीमियम रेसिट जारी करती है, रिन्यूअल प्रीमियम रेसिट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 रिन्यूअल प्रीमियम रेसिट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश करके ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वैल्यूएबल वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों। एफपीआर के बाद पॉलिसी स्टेज का दूसरा डॉक्यूमेंट होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जिसे पॉलिसी बॉन्ड या पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं। रिमेंबर गाइज, द पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज एविडेंस और प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी, यानी पॉलिसी या पॉलिसी दस्तावेज खुद कॉन्ट्रैक्ट का प्रमाण या सबूत होता है, कॉन्ट्रैक्ट के शुरू होने का नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के शुरू होने का प्रमाण या सबूत जो होता है वो एफपीआर होता है। दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट के शुरू होने का सबूत या साक्ष्य होता है एफपीआर और कॉन्ट्रैक्ट का सबूत या प्रमाण होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। दोस्तों पॉलिसी डॉक्यूमेंट या पॉलिसी दस्तावेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू इंश्योरेंस कंपनी ये प्रमाणित करती है कि उसका पॉलिसी होल्डर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। और ये प्रमाणित करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक सक्षम प्राधिकारी या कह लीजिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर कंपनी की तरफ से सिग्नेचर करता है, साइन करता है। और इसके अलावा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है उसमें इंडियन स्टाम्प एक्ट के मुताबिक यानी इंडियन स्टाम्प एक्ट के नियमों के अनुसार स्टैंप भी लगे होते हैं। दोस्तों एक स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट यानी मानक पॉलिसी दस्तावेज के 3 भाग होते हैं। दोस्तों स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट यानी मानक पॉलिसी दस्तावेज का पहला भाग पॉलिसी शेड्यूल कहलाता है दोस्तों, जिसे पॉलिसी अनुसूची भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट के पहले भाग यानी पॉलिसी शेड्यूल में बीमा कंपनी की तरफ से 4-5 तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाती है दोस्तों, जैसे बीमा कंपनी का नाम, बीमा कंपनी के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के सिग्नेचर, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का पता ताकि पॉलिसी से रिलेटेड कोई शिकायत होने पर पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाकर के शिकायत कर सके, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नुकसान होने की स्थिति में बीमा धारक को भरपाई करने का वादा। इसके अलावा प्लान से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो हर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी में मेंशन की जाती हैं दोस्तों, पर हर पॉलिसी होल्डर की वो डिटेल्स अलग अलग होती हैं, जैसे पॉलिसी ओनर का नाम,
पॉलिसी ओनर का एड्रेस, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसने कौन सा प्लान लिया है, और उसकी पॉलिसी की डिफरेंट डेट्स, जैसे कि किस डेट पे उसकी पॉलिसी शुरू हुई, किस डेट पे पॉलिसी मैच्योर होगी, उसकी पॉलिसी में टर्म कितना है, मतलब कवरेज कब तक चलेगा, कितने समय तक चलेगा उसका, इसके अलावा प्रीमियम कितने समय तक वो भरेगा, उसकी कितनी पॉलिसी उसकी पॉलिसी कितनी बीमा राशि के लिए चल रही है, कितना प्रीमियम उसे भरना है या कितना प्रीमियम वो भर रहा है, उसका पॉलिसी नंबर क्या है पॉलिसी का, ये सारी डिटेल्स होती सभी पॉलिसी होल्डर्स की पॉलिसी में है, लेकिन हर पॉलिसी होल्डर के ये डिटेल्स होती अलग अलग है। स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट यानी मानक पॉलिसी दस्तावेज का दूसरा भाग होता है स्टैंडर्ड प्रोविजंस, अर्थात मानक प्राविधान। पॉलिसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग यानी स्टैंडर्ड प्रोविजंस में वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती हैं दोस्तों, जो सभी पॉलिसी होल्डर्स पर स्टैंडर्ड रूप से अप्लाई होती हैं और सभी पॉलिसी होल्डर्स को सेम टू सेम बतानी होती हैं। जैसे अगर पॉलिसी में प्रीमियम देना आप भूल गए तो कितने दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा, आप किसी पॉलिसी के अंतर्गत लोन कितना ले सकते हैं, या सुसाइड क्लॉज। सुसाइड क्लॉज जो ये बताता है कि कोई भी पॉलिसी धारक अगर पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर सुसाइड कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है सुसाइड से, तो उसके घर वालों को क्लेम नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की बातें जो सबको समान रूप से बतानी होती हैं, जो सबके ऊपर स्टैंडर्ड रूप से अप्लाई होती हैं, ऐसी सारी टर्म्स एंड कंडीशन सारी स्टैंडर्ड प्रोविजन के अंतर्गत मेंशन की जाती हैं दोस्तों। स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट या मानक पॉलिसी दस्तावेज का आखिरी और तीसरा भाग होता है स्पेसिफिक प्रोविजंस, अर्थात विशिष्ट प्राविधान। स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट के इस भाग के अंतर्गत ऐसे प्राविधान या ऐसे क्लॉजेस लिखे जाते हैं दोस्तों जो हर पॉलिसी होल्डर के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, वो जिसकी पॉलिसी में लिखे गए हैं केवल उसी पॉलिसी होल्डर के ऊपर अप्लाई होंगे। जैसे कि लीन, जैसे कि प्रेगनेंसी क्लॉज। प्रेगनेंसी क्लॉज केवल और केवल उन्हीं महिलाओं की पॉलिसी में लगाया जाएगा जो लोग पॉलिसी लेते समय प्रेग्नेंट हैं, और इसमें लिखा होता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हो जाएगी तो फिर क्लेम नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे क्लॉज को हर एक की पॉलिसी में लगाने की जरूरत तो है नहीं दोस्तों, ये केवल और केवल उन्हीं महिलाओं की पॉलिसी में लगाया जाता है जो पॉलिसी लेते समय प्रेग्नेंट हैं। दूसरी बात यह है क्योंकि ये स्पेशली कुछ ही महिलाओं के साथ में या केवल प्रेग्नेंट महिलाओं की पॉलिसी में ही लगाया जाएगा, स्पेशल रूप से उनके लिए प्रोविजन किया जा रहा है, इसलिए ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक प्रोविजन नामक भाग में लिखे जाते हैं दोस्तों। इसी तरीके से लीन भी होता है। लीन यानी ग्रहणाधिकार केवल उन्हीं पॉलिसी होल्डर्स के पॉलिसी में लगाया जाता है दोस्तों जो पॉलिसी होल्डर्स पॉलिसी लेते समय जिनका रिस्क बहुत ज्यादा है, पर अंडरराइटर को ये लगता है कि इसका रिस्क धीरे धीरे करके 2-4 वर्षों के अंदर समाप्त हो जाएगा, यानी घटती हुई प्रकृति का जिसका रिस्क होगा उसी पॉलिसी होल्डर के स्पेसिफिक प्रोविजंस में लीन लगाया जाएगा। तो चूंकि स्पेसिफिक कुछ ही लोगों में जिनका घटती हुई प्रकृति का रिस्क होगा उनमें ही लीन लगाया जाएगा, इसलिए इसको भी स्पेसिफिक प्रोविजंस के अंतर्गत रखा जाएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे एक बात समझ में आ गई क्लियर कट कि जो सबको सेम टू सेम बात बताई जानी है, जो क्लॉजेस सेम टू सेम बताए जाने हैं, जैसे कि सुसाइड क्लॉज वो सबको सेम टू सेम बताया जाना है, ग्रेस पीरियड कितना दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर्स को वो सेम टू सेम बताया जाना है। तो ये सारे जो सेम टू सेम स्टैंडर्ड रूप से बताए जाने हैं पॉलिसी होल्डर्स को वो स्टैंडर्ड प्रोविजन में रखे जाएंगे, और जो स्पेसिफिक कुछ पॉलिसी होल्डर्स के ऊपर ही अप्लाई होनी है शर्तें तो वो स्पेसिफिक प्रोविजंस के रूप में मेंशन की जाएंगी, जैसे कि प्रेगनेंसी क्लॉज, लीन एक्सेट्रा। चलिए दोस्तों, अब समय हो चला है IC 38 एग्जाम में पॉलिसी डॉक्यूमेंट के संबंध में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट दैट एविडेंसेस अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। यानी कि हमें उस डॉक्यूमेंट को पहचानना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जिसे इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का साक्ष्य या सबूत माना जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का साक्ष्य, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 प्रपोजल फॉर्म, ऑप्शन 2 क्लेम फॉर्म, ऑप्शन 3 नॉमिनेशन फॉर्म और ऑप्शन 4 पॉलिसी डॉक्यूमेंट। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का जो एविडेंस होता है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका सबूत
पॉलिसी का बॉन्ड होता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट या पॉलिसी बॉन्ड होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 पॉलिसी डॉक्यूमेंट, यानी कि बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का जो सबूत या प्रमाण होता है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, इफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इज यूज्ड टू वर्ड अ सर्टेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड इट हैज गिवन अ राइज टू एन एम्बिग्यूटी, हाउ विल इट जनरली बी कंस्ट्रूड। यानी कि अगर किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में किसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज किया गया, जटिल भाषा का यूज किया गया, जिसकी वजह से उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है, और उस संदेह जो उत्पन्न हो रहा है उसका लाभ किसे मिलना चाहिए, बीमा कंपनी को मिलना चाहिए या फिर उसका लाभ बीमा धारक को मिलना चाहिए। यानी कि जटिल भाषा को यूज करने से उत्पन्न हुए संदेह का लाभ बीमा धारक को मिलना चाहिए या बीमा कंपनी को मिलना चाहिए। यहां पे इस क्वेश्चन में हमें ये ढूंढ के निकालना है दोस्तों। यहां इस सवाल के जवाब में मैं इतना बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि जो बीमा कंपनी ने ऐसी लैंग्वेज यूज ही क्यों की जिसकी वजह से कोई संदेह उत्पन्न हुआ, और चूंकि बीमा कंपनी ने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है जिसकी वजह से कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो उस संदेह का लाभ निश्चित रूप से बीमा धारक को दिया जाएगा दोस्तों, ना कि बीमा कंपनी को दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी इन फेवर ऑफ द इंश्योर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट। यानी कि आगे दिए गए चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट यानी कि मानक पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा नहीं है। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों कि स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट यानी मानक पॉलिसी दस्तावेज के 3 भाग होते हैं, पॉलिसी शेड्यूल, स्टैंडर्ड प्रोविजन और पॉलिसी स्पेसिफिक प्रोविजंस। यानी कि पॉलिसी फॉर फीचर प्रोविजंस मानक पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 पॉलिसी फॉर फीचर प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव अस द प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। यानी कि हमें आगे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से छांटना है कि किस डॉक्यूमेंट को बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि हम पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज द प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, यानी कि बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका जो प्रमाण होता है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 पॉलिसी डॉक्यूमेंट। That's the proof of contract between the insurer and the insured, guys. Next question is, give us an example of a standard policy provision. यानी कि आगे दिए हुए ऑप्शंस में से हमें उस ऑप्शन को छांटना है जो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोविजन यानी कि मानक पॉलिसी प्राविधान के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। पहला ऑप्शन है, अ क्लॉज प्रिक्लूडिंग द डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी फॉर अ लेडी हु इज एक्सपेक्टिंग एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मींस एक ऐसा क्लॉज जो किसी लेडी की प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डेथ का बहिष्कार करता है अगर वो लेडी पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट बनते समय गर्भवती थी यानी प्रेग्नेंट थी, और ऐसे क्लॉज को दोस्तों बोलते हैं हम लोग प्रेगनेंसी क्लॉज। तो पहला ऑप्शन हुआ प्रेगनेंसी क्लॉज, जो कि हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, वो स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोविजंस के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, करेक्ट, क्योंकि वो हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोविजंस में वो चीजें आती हैं जो हर एक के ऊपर अप्लाई होती हैं। ऑप्शन है सुसाइड क्लॉज, जो ये बताता है कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर आत्महत्या कर लेता है तो उसके नॉमिनी को क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसा क्लॉज हुआ दोस्तों जो सबको सेम टू सेम बताना पड़ेगा कि भैया पॉलिसी लोगे और 1 साल के अंदर अगर आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हारे नॉमिनी को क्लेम नहीं मिलेगा। यानी कि ये स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोविजन का एग्जाम्पल होता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है अ क्लॉज प्रिक्लूडिंग सर्टेन इलनेसेस, यानी कि एक ऐसा क्लॉज जो कुछ निश्चित बीमारियों के कवरेज का बहिष्कार करता है, और ये क्लॉज भी हर एक के लिए के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों, ये उन्हीं के ऊपर अप्लीकेबल होगा जिनको वो निश्चित बीमारियां होंगी जिनका बहिष्कार करने की बात हो रही है। चौथा ऑप्शन है अ क्लॉज ग्रांटिंग सर्टेन प्रिविलेजेस टू द पॉलिसी होल्डर, यानी एक ऐसा क्लॉज जो किसी विशेष पॉलिसी होल्डर को
कुछ विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था करता है। तो ये क्लॉज भी हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होगा दोस्तों, ये उसी विशेष पॉलिसी होल्डर पर ही अप्लाई होगा जिसके लिए ये विशेष सुविधाओं की व्यवस्था कर रहा है ये क्लॉज। इस क्वेश्चन के अंतर्गत अवेलेबल चारों ऑप्शंस में से एक बात समझ में आती है दोस्तों, केवल सुसाइड क्लॉज वाला ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो हर पॉलिसी होल्डर के ऊपर अप्लाई होता है, यानी कि यही स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोविजन का एग्जाम्पल है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2 सुसाइड क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अस एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी स्पेसिफिक प्रोविजंस, यानी कि आगे दिए हुए ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है जो पॉलिसी स्पेसिफिक प्रोविजंस का एग्जाम्पल हो दोस्तों। पहला ऑप्शन है प्रीमियम पेमेंट। अब प्रीमियम पेमेंट के बारे में जानकारी सबको देनी होगी या फिर कुछ स्पेसिफिक लोगों को देनी होगी दोस्तों? मेरे ख्याल से सभी पॉलिसी होल्डर्स को दी जाएगी कि भैया प्रीमियम पेमेंट में अगर चूक होगी तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, अगर चूक होती है और तुम्हारी पॉलिसी लैप्स होती है तो तुम क्या क्या कदम उठा सकते हो। इस सब के बारे में शर्तें सबको बताई जाएंगी, ना कि किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को। तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं हो सकता दोस्तों, यानी पॉलिसी स्पेसिफिक प्रोविजन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन एक पॉलिसी स्पेसिफिक प्रोविजन का एग्जाम्पल नहीं होगा दोस्तों। और ऑप्शन 2 है मिस स्टेटमेंट ऑफ एज, यानी कि अगर आपने एज के बारे में गलत स्टेटमेंट दिया तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये भी केवल किसी स्पेसिफिक पॉलिसी होल्डर को नहीं बताया जाएगा, ये भी सभी पॉलिसी होल्डर्स को बताया जाएगा दोस्तों। तो यानी कि ये भी स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस का हिस्सा, यानी पॉलिसी स्पेसिफिक प्रोविजन क्या एग्जाम्पल नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये भी सबको बताना है। पहला वाला ऑप्शन भी सबको बताना है, दूसरा वाला भी ऑप्शन है ऐसी चीज है जो सबको बताना है। तीसरा ऑप्शन है क्लेम प्रोविजन, यानी क्लेम को कैसे करना है, अगर क्लेम किसी के यहां हो जाए तो उसे क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी होगी, इस सब के बारे में जानकारी भी सभी को दी गई होगी दोस्तों, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को नहीं दी गई होगी। इसलिए यह भी पॉलिसी स्पेसिफिक प्रोविजन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ये तीनों ऑप्शन शुरू के जो है पॉलिसी स्टैंडर्ड प्रोविजन का हिस्सा होते हैं, ना कि पॉलिसी स्पेसिफिक प्रोविजन का एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। अब चौथा ऑप्शन दिया गया है अ क्लॉज प्रिक्लूडिंग द डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी फॉर अ लेडी हु इज एक्सपेक्टिंग एट द टाइम ऑफ राइटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा क्लॉज जो किसी लेडी की प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डेथ का बहिष्कार करता है अगर वो लेडी कॉन्ट्रैक्ट लिखते समय प्रेग्नेंट थी तो, यानी कि प्रेगनेंसी क्लॉज। और ये क्लॉज हर एक के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, स्पेसिफिकली केवल उन्हीं लेडीज की पॉलिसी में लगाया जाएगा जो कि पॉलिसी लेते समय प्रेग्नेंट हैं, यानी कि यही एग्जाम्पल होगा पॉलिसी स्पेसिफिक प्रोविजन का। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 अ क्लॉज प्रिक्लूडिंग द डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी फॉर अ लेडी हु इज एक्सपेक्टिंग एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्रेगनेंसी क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, यानी कि आगे दिए गए चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का पहला भाग होता है दोस्तों। और पहला ऑप्शन है पॉलिसी शेड्यूल, दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड प्रोविजंस, तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस, चौथा ऑप्शन है क्लेम प्रोसीजर्स। और दोस्तों हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के 3 हिस्से होते हैं, पॉलिसी शेड्यूल, स्टैंडर्ड प्रोविजंस और स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस, जिसमें से सबसे पहला हिस्सा होता है स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का सबसे पहला भाग या पहला हिस्सा होता है पॉलिसी शेड्यूल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी पॉलिसी शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि सही कथन को छांटना है। आगे 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों और उन चारों ऑप्शंस में से जो सही कथन है, जो सही स्टेटमेंट लिखा है उसको आपको छांटना है। पहला ऑप्शन है द पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज टू बी साइंड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बट नीड नॉट टू बी कंपल्सरीली स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट, यानी कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन होने तो जरूरी होते हैं, परंतु उस पर इंडियन स्टैम्प एक्ट के नियमों के अनुसार स्टैंप लगे होने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा ऑप्शन है
the policy document has to be signed by a competent authority and should be stamped according to Indian Stamp Act. यानी कि दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन भी होने चाहिए और इंडियन स्टैंप एक्ट के नियमों के अनुसार उस पर स्टैंप भी लगे होने चाहिए. तीसरा ऑप्शन ये कहता है द पॉलिसी डॉक्यूमेंट नीड नॉट टू बी साइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बट शुड बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंप एक्ट. यानी कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन होने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इंडियन स्टैंप एक्ट के नियमों के अनुसार उस पर स्टैंप लगे होने चाहिए. और चौथा ऑप्शन है the policy document neither needs to be signed by a competent authority nor it needs to be compulsorily stamped according to Indian Stamp Act. यानी कि ना तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन की जरूरत होती है और ना ही इंडियन स्टैंप एक्ट के नियमों के अनुसार उस पर स्टैंप लगे होने की जरूरत होती है दोस्तों. और जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन भी होने चाहिए और साथ ही साथ इंडियन स्टैंप एक्ट के नियमों के अनुसार उस पर स्टैंप भी लगे होने चाहिए. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2, द पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज टू बी साइंड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड शुड बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंप एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ द इंश्योर्ड पर्सन लूजेस द ओरिजिनल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट. यानी कि इंश्योर्ड पर्सन अगर ओरिजिनल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो देता है तो क्या होगा दोस्तों. और हमारे ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन है द इंश्योरेंस कंपनी विल इश्यू अ डुप्लीकेट पॉलिसी विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि इंश्योरेंस कंपनी एक डुप्लीकेट पॉलिसी इशू कर देगी उस कॉन्ट्रैक्ट में बिना कोई भी चेंजेस किए हुए. जैसा कॉन्ट्रैक्ट था वैसा का वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट एक डुप्लीकेट पॉलिसी के रूप में उसको इशू कर देगी. पहला ऑप्शन हुआ ये दोस्तों. दूसरा ऑप्शन है द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड. यानी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा. तीसरा ऑप्शन है द इंश्योरेंस कंपनी विल इशू अ डुप्लीकेट पॉलिसी विद द रिन्यूड टर्म्स एंड कंडीशंस बेस्ड ऑन द करंट हेल्थ डिक्लेरेशन ऑफ द लाइफ एश्योर्ड. यानी कि इंश्योरेंस कंपनी लाइफ एश्योर्ड की करंट हेल्थ डिक्लेरेशंस के आधार पर उसे एक नई डुप्लीकेट पॉलिसी नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में जारी करेगी. चौथा ऑप्शन है कि द इंश्योरेंस कंपनी विल इश्यू अ डुप्लीकेट पॉलिसी विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट बट ओनली आफ्टर अ कोर्ट ऑर्डर. यानी कि इंश्योरेंस कंपनी उसे एक डुप्लीकेट पॉलिसी तो इशू करेगी बिना किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किए हुए, यानी जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस थे वैसे के वैसे ही के साथ में, पर केवल कोर्ट ऑर्डर के बाद में. तो यहां पे मैं बता दूं दोस्तों आपको कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ यानी पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो भी जाएगा तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी इशू कर देगी कंपनी और उन्हीं पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में, ना कि नए टर्म्स एंड कंडीशंस उस पे लगेंगे. जो पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस थे विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस वो सारे के सारे उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में पॉलिसी डुप्लीकेट कॉपी इशू कर देगी. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 1, the insurance company will issue a duplicate policy without making any changes to the contract. Our today's last question is Mr. Sajan wants to get loan from bank. He had 10 lakh of insurance policy which can be used as a collateral. For obtaining the loan from bank against the policy, what is the document that is required to prove the ownership of Mr. Sajan in policy? यानी कि मिस्टर साजन जो है वो एक बैंक से लोन लेना चाहते हैं और उनके पास इंश्योरेंस की 10 लाख की एक पॉलिसी है जिसे वो एक जमानत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. अब पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन लेने के लिए मिस्टर साजन के पास में कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसकी सहायता से वो पॉलिसी पर अपनी ओनरशिप साबित कर सकें. तो दोस्तों यहां पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है. पहला ऑप्शन पॉलिसी नॉमिनेशन, दूसरा ऑप्शन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, तीसरा ऑप्शन प्रपोजल फॉर्म, चौथा ऑप्शन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स. तो मैं आपको बता दूं दोस्तों पॉलिसी में अपनी ओनरशिप दिखाने के लिए आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना जरूरी होता है. तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो ही आप पॉलिसी पर अपनी ओनरशिप साबित कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलिसी डॉक्यूमेंट.